बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 2 दिन गुजर गए, ख़बरें गर्म थी। सदर आरफ अलवी इंतखाबात की तारीख देने जा रहे हैं। आइन ने उनको हक़ दिया है कि वो इंतखाबात की तारीख दें, लेकिन वो तारीख नहीं दे रहे। आखिर वजह क्या नज़र आ रही है? देखें करामत मुग़ल साहब, यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि सदर आरिफ अलवी जिन्होंने 23 अगस्त को इलेक्शन कमीशन के चीफ सिकंदर सुल्तान राजा साहब को ख़त लिखा कि आइन ने मुझे ये इख्तियार दिया है, आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5, कि मैंने तारीख़ देनी है इंतखाबात की जब मैं असम्बली तहलील करता हूँ। सही। लिहाजा आप मेरे पास आएँ, मशावरत करते हैं और तारीख़ का ऐलान करते हैं। इतने दिन गुजर गए, सदर जब खुद कहते हैं कि मेरा ये इख्तियार है, तो फिर वो तारीख़ क्यों नहीं दे रहे? धमकी मिली है। और जाहिर है कि मैं पसे पर्दा की बात नहीं कर रहा कि क्या कुछ हुआ होगा, कोई मुलाकातें हुई होंगी, कोई मैसेज कन्वे किया होगा। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो पब्लिकली सामने आकर ऑन द रिकॉर्ड धमकी दी गई है कि 8 सितंबर गुजर गया, अब आप अपनी औकात में रहें। अच्छा। यानी इतने सख्त अल्फाज एक पाकिस्तान के सबसे बड़े आइनी ओहदे के लिए, सबसे बड़े आइनी ओहदेदार के लिए इस्तेमाल किया जाना, और एक सियासी जमात के सरबराह की तरफ से। अच्छा, साथ ही सिर्फ ये नहीं हुआ, बल्कि इस तमाम मामले में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अंडरस्टूड होती हैं, लोगों को उसके जवाब मालूम होते हैं, उसके इशारे किनारे मौजूद होते हैं, उसके हवाले से दावे मौजूद होते हैं। लेकिन हर मर्तबा जब उस खेल का कोई कैरेक्टर कोई इंकशाफ करता है, तो वो मेरे ख्याल में बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। सही। एक सवाल ज़ाहिर है कि जो बहुत ज़्यादा किया जाता है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ कैसे था, किसने, कहाँ, कब, कैसे, क्या किया था। तो इमरान खान साहब कहते हैं जनरल बाजवा ने किया, उस वक्त के आर्मी चीफ, पीटीआई के सब तमाम लोग जो है वो इस बात को कहते हैं। कुछ इशारों में ये गुफ्तगू की जाती है, कुछ सवालात जो है वो हमें कहा जाता था। जी, ये आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल मुख्तलिफ़ टेलीविज़न इंटरव्यूज़ में एहसन इकबाल ने इस हवाले से बात की, खुरम दस्तगीर ने की, दीगर लोगों ने, ख्वाजा साद रफ़ीक ने की, बाकी लोगों ने, कि हमें कहा जाता था कि जनाब ये फ़लाँ शख्स को आर्मी चीफ़ लगा देगा और सदारती निज़ाम लाएगा। सही। लेकिन पहली मरतबा मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, उन्होंने जो एक ख़ास मुलाकात हुई थी इन तमाम इत्तेहादियों की, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, उसके हवाले से जो तफसील सामने रखी है, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही। अच्छा, फिर ये भी है कि 9 अगस्त को हुकूमत चली गई, उसके बाद से मौलाना फजलुर रहमान तो बिल्कुल गायब थे। वो आपने देखा कि उनका कोई इंटरव्यू कहीं नहीं चला। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत उनकी कोई मीडिया कुछ टॉक, दिन पहले लाहौर में सहाफ़ियों से कोई गुफ्तगू जो है वो चल गई थी, लेकिन उनका इंटरव्यू नहीं हुआ। तो उनका इंटरव्यू किया हामिद मीर साहब ने, और उसमें जो उन्होंने इंकशाफात सामने रखे हैं, और साथ ही ज़ाहिर है कि सदर आरिफ अलवी जो हैं, उनके साथ जो हो रहा है उसमें मेरे ख्याल में उनका अपना कसूर है। जी। देखें, ये उनकी चॉइस नहीं थी। आइन का आर्टिकल 48(5) के अगर उनका दिल करेगा तो वो तारीख़ दे देंगे, नहीं तो वो इलेक्शन कमीशन पे छोड़ देंगे। आइन बड़े वाज़े तौर पर ये कहता है कि 48(5) जो है उसके तहत जब असम्बली वो तहलील कर देते हैं, जो कि उन्होंने 9 अगस्त 2023 को की, तो उन्होंने 90 दिन में इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करना है। सही। वो अगले दिन कर सकते थे, उससे अगले दिन कर सकते थे, वो किसी भी दिन कर सकते थे। उन्होंने जानबूझकर इसको ताख़ीर का शिकार किया। वो किसी को राज़ी कर रहे थे, किसी को खुश कर रहे थे। मैं जब ये बात करता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे से नाराज़ हो जाते हैं कि आप ये बात क्यों कर रहे हैं सदर के मुतालिक। देखें, उनको सदर को किसी ने ये थोड़ी कहा था कि आपने आइन के कहीं आर्टिकल में, मैंने पढ़ा है, आप उठाकर पढ़ लें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, लिखें, आपके सामने आ जाएगा, खुल जाएगा। नेशनल असम्बली की वेबसाइट पर, दीगर वेबसाइट्स पर मौजूद है। आप आइन पाकिस्तान की किताब खोल के पढ़ लें, उसमें कहीं लिखा हुआ है कि सदर ने मशावरत करनी है इस तारीख़ के ऐलान के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ। जब नहीं लिखा हुआ तो फिर तारीख का ऐलान कर दें। चलें, एक कानून साजी के ज़रिए उसको वाज़े किया गया, लेकिन अगर एक कानून साजी के ज़रिए जब वाज़े चीज़ थी उसको एक तरमीम के ज़रिए तब्दील कर दिया गया, तो आइन में तो तब्दीली नहीं हो सकती। सही। और उस पर जो है वो बाकायदा लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको सामने रखते हुए, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन से वो मुतसादिम होगी तो सदर ने ये काम करना था। अब मौलाना फजलुर रहमान और भी बहुत सारे मामला चल रहे हैं। 3-4 मेन चीज़ें हैं इस इंटरव्यू की, मैं आपको बता देता हूँ। और यानी कि सवाल हामिद मीर साहब ने ना आगाज़ ही यहाँ से किया अपने इंटरव्यू का, कि लगता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। वो कहते हैं कि मेरे इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं, भागने वालों में JUIF भी शामिल है।
उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि आज आप 90 दिन में इलेक्शन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कल इलेक्शन करवा लें, हम तैयार हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सुप्रीम कोर्ट को इजाज़त दे दें कि वो फैसला करें कि हमें शेड्यूल देंगे। जाहिर है कि अगर कोई भी इदारा अपना काम करने के लिए तैयार नहीं होगा, वो तारीख नहीं देगा, तो एंड अप यही करेगा ना कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा। जब अब इतनी रौंदी मार रहे हैं तो किसी न किसी को तो फैसला करना है, और वो है सुप्रीम कोर्ट। फिर आगे वो कहते हैं, अच्छा इस इंटरव्यू में मैं हैरान हूँ कि या तो हामिद मीर को खुद फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं पता, या फिर उन्होंने जाहिर है कि बहुत सारे लोगों को ये भी मजबूरी होती है कि आइंदा शायद ना दें, अगर मैंने इनकी गलतियाँ इनके मुंह पे सुधार दी, बता दिया कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। बेस्ट अवेलेबल एंकर यही होते हैं हमेशा। हाँ, कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप हकाइक से हट रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस इंटरव्यू में जितना छोड़ सकते थे ना, उन्होंने छोड़ी हैं, लंबी लंबी छोड़ी हैं, और हामिद मीर साहब ने कहीं जहमत नहीं की। या तो मेरे ख्याल में, अच्छा मुझे नहीं लगता कि उनके इल्म में नहीं होगा जी, यानी ये तो बड़ी आम सी बातें हैं ना। मौलाना फजलुर रहमान ने इस इंटरव्यू में वो बातें की हैं जो शायद नॉर्मल एक एवरेज बंदा जो करंट अफेयर्स को फॉलो करता है उसके भी इल्म में है कि ये झूठ है। सही। तो उनको करेक्ट बहरहाल हामिद मीर ने नहीं किया। अच्छा ये इसी सवाल को ले रहे होंगे, पहले इस सवाल को वो कर लें। वो कहते हैं, दूसरी बात कहते हैं कि क्या हम सदर मुमलिकत को ये इख्तियार दे दें कि वो हमें शेड्यूल देगा, या इसके लिए इलेक्शन कमीशन एक इदारा है। इसके बाद इस हुकूमत ने, जिसमें पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी कुव्वत थी, हम तो बहुत पीछे थे, उन्होंने नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर फैसला कर लिया कि इंतखाबात कराने हैं। अब नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर जब आप आईनी तरमीम भी नहीं कर सकते, आप पार्लियामेंट की नशिस्तों में इजाफा या कमी बेशी भी नहीं कर सकते, और इसी तादाद के अंदर आपने हल्का बंदियाँ करनी है नहीं जी, लिहाजा आबादी का तनासुब और हो गया, कहीं सीट काटनी पड़ती है, कहीं बढ़ानी पड़ती है। तो ये सब इख्तियार इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ करता है, और वो फैसला करेगा कि इलेक्शन कब करवाना चाहते हैं। इसके ऊपर हामिद मीर पूछते हैं कि लेकिन अगर सदर अलवी इलेक्शन की तारीख दे दें तो? मौलाना कहते हैं गैर आईनी होगा, उसे कोई हक नहीं पहुंचता। के वो कहते हैं हामिद मीर कि वो आइन के आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5 की बात कर रहे हैं। तो मौलाना कहते हैं कि बदनीयती पर मबनी होगा। एक कानून होता है, उसका इस्तेमाल होता है, इमरान खान की पार्टी का मुतालबा है तो इमरान खान की पार्टी का बंदा है वो, ये पार्टी का मुतालबा नहीं है, ये आइन में दर्ज। असम्बली मुद्दत पूरी कर चुकी है, आपने खुद वज़ीर आज़म आपके खत लिख चुके हैं कि भाई असम्बली तहलील कर दें, उन्होंने साइन कर दी असम्बली। अब ये बात है कि ये किसी पार्टी का मुतालबा नहीं है, मुतालबा जाहिर है वो करेंगे अगर आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो पूरी पार्लियामेंट बना लेते। ये जो 2/3 अक्सरियत से इस अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उन्होंने ये आइन बनाया है। रियासत पाकिस्तान इस दस्तावेज़ के तहत चलाई जाती है, तो इसका ताल्लुक किसी पार्टी के साथ नहीं है। अवाम पाकिस्तान के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट है रियासत का, ये वो मुआहदा है कि हम इस तरीके से इसको चलाएंगे, ये असूल वज़ा हो चुका। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि उसकी पार्टी चाहती है, यानी हम अभी भी एक पार्टी के यरगमाल हैं और उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है। ये सिर्फ पार्टी का डर है। अच्छा ये बात भी ना, उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, उसके बाद ये कहीं नहीं लिखा हुआ इनमें। आर्टिकल 44 उठा के पढ़ लें, जो टर्म को एक्सप्लेन करता है, वो कहीं नहीं कहता कि सदर के अगर 5 साल पूरे हो गए हैं और वो अपने ऑफिस में नए सदर के आने तक कंटिन्यू कर रहा है तो उसने डे टू डे मामलात देखने, और वो कोई आइन के तहत डिसीजन नहीं ले सकता। से चलना है। कहते हैं अब तो डे टू डे मामलात पर नज़र रखे ना, अब तो पॉलिसी ना छेड़े वो जी। तो अब अगर उसने कुछ देर के लिए बैठे रहना है तो अपने कद कामत को समझकर अपनी औकात में रहकर गुजारा करे ना। ये क्या कि उन्होंने एक पार्टी के फ़लसफ़े को कौम पर मुसल्लत करना है, ये तस्लीम नहीं किया जाएगा जी। ये मौलाना फजलुर रहमान ने कहा। बाकायदा उन्होंने पब्लिकली सदर पाकिस्तान को धमकी दी है कि वो अपनी औकात में रहे। 8 सितंबर गुजर गए और अब आप ये ना करें। अब ये जिसको अवाम ने रिजेक्ट किया था लास्ट इलेक्शन में, ये सेनेटर थे ना, ये एमएनए थे। और अब यहाँ से जनाब शुरू होता है वो पोर्शन इस इंटरव्यू का कि जहाँ पर मौलाना साहब जो उनके दिल में आ रहा है वो कह रहे हैं, और हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि जनाब बिस्मिल्लाह जनाब, जो मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, आपने जो बोलना है आप बोलें, अनहिंडर्ड अनइंटरप्टेड, आप जो चाहें वो कह सकते हैं। फिर आगे आखिर में आएंगे जनरल बाजवा वाली बात पे।
उनसे सवाल किया कि मौलाना इलेक्शन जब भी होता है 2023 में या 24 में, जब आप कैंपेन में जाएंगे तो लोगों के सामने पीटीआई हुकूमत के 44 माह होंगे और पीडीएम हुकूमत के 16 माह होंगे। आप माने या ना माने, लोग मुवाजना करेंगे। आप नहीं समझते कि पीडीएम हुकूमत में कौन सा ऐसा कारनामा है जिसकी बुनियाद पर आप लोगों से वोट मांगेंगे। उस पर मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि आप तकाबुल ज़रूर करें, इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातें नहीं, कुछ जमातें। अच्छा, वो फिर रिवर्स गियर लगाते हैं और वो 2017 में पहुंच जाते हैं। इन 16 माह की पहले बात नहीं, मेमोरी लॉस। हाँ, वो कहते हैं कुछ जमातें, नून लीग ने जीडीपी ग्रोथ 6% कर दी थी, पीटीआई 0 पर ले आई। अभी की तो 6 थी, 6 से ज़्यादा थी। और ये वो फिगर्स हैं जो इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में गुज़श्ता साल इनकी हुकूमत के दौरान वो छपे, वो कौमी असम्बली में पेश हुए। मौलाना साहब अच्छा यहाँ पे भी करेक्ट नहीं करते हामिद मीर। फिर कहते हैं कि जनाब उस वक्त मईशत 24वें नंबर पे थी, 44वें पर आ गई, वगैरह वगैरह, इस किस्म की वो पूरी कहानी सुनाते हैं। फिर कहते हैं कि हमने 16 माह में मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, कर्ज़ों का बोझ कम किया, अफराते ज़र को कंट्रोल किया। आप अंदाज़ा लगाएं, वो पहले कहते हैं कि मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। पहली बात यह कि बचा नहीं है, अभी भी दिवालिया होने की तलवार लटक रही है पाकिस्तान पे। दूसरी बात, वो कहते हैं कर्ज़ों का बोझ कम किया। ये वो हुकूमत है जिसने 16 महीने में, आप अंदाज़ा लगाएं, 76 साल हो गए पाकिस्तान को। 76 साल में पाकिस्तान पर कुल मिलाकर 62,000 अरब रुपए का कर्जा है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में 44 महीने में 18,000 अरब का कर्जा लिया गया। इनकी हुकूमत जब 16 माह पहले आई तो पाकिस्तान के ऊपर लगभग 44,000 अरब का कर्ज था। आप अंदाज़ा लगाएं, 16 महीनों में जिन्होंने 19,000 अरब से ज़ायद कर्जा लिया है, वो ये कहते हैं कि हमने कर्ज़ों का बोझ कम किया। और हामिद मीर साहब कहते हैं बिस्मिल्लाह जना, यानी बिस्मिल्लाह तो नहीं कहा, यानी कि मतलब आप जब आप नहीं उनको रोकते तो आप यानी उसको अलाउ कर रहे हैं कि ये झूठ आपकी स्क्रीन के जरिए बोल कैसे जाते हैं। ये वही हामिद मीर हैं जो लोगों के जलसे में पहुंचे थे जी। तो यारी तो पुरानी है। हाँ, कपड़े भी उनके मलेशिया वाले पहने हुए थे, जो उनकी वो जो फौजी, उनके अपने जो फौजी हैं, वो जानिसारान इस्लाम जी, कुछ इसी तरह वो उनके वो पहन के वो वहाँ पर पहुँचे थे, कंटेनर पे खड़े थे। 19,000 अरब का कर्जा इनकी हुकूमत ने लिया है 16 महीने में, जो पाकिस्तान की तारीख के कुल कर्जे का लगभग 34% बनता है, 34% से ज़ायद बनता है। इन अकेले 16 महीने का कर्जा 76 साल के 34% का। और ये अच्छा, अगला जो उन्होंने जुमला का अफराते ज़र को कंट्रोल किया, ये सबको मालूम है कि पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन अफराते ज़र, बदतरीन महंगाई बिल्कुल वो इन 16 महीने में थी। तो ये कौन सी कहानी सुना रहे हैं कि अफराते ज़र को कंट्रोल किया? वो अमीर हुए हैं ना, वो गरीब थोड़ी हुए हैं। अफराते ज़र को कंट्रोल किया, उसके बाद जनाब एड्स दिए थे जियो को सबसे ज़्यादा मिले थे। फिर कहते हैं कि जनाब अब जो हुकूमत है उसको वो मुल्क मिला है जो दिवालियापन से निकल चुका है, जिस मुल्क के पास 2 अरब डॉलर्स रह गए थे। कहते हैं हमारे पास 16-17 अरब रुपए थे। ये 2017-18 का रेफरेंस दे रहे हैं, झूठ है। 18 जुलाई का डेटा उठाकर देखें, पाकिस्तान के पास जो रिजर्व्स थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, वो 6.6 बिलियन डॉलर्स थे। सही, 6.6 बिलियन डॉलर। और कुल जो है वो गालिबन मेरा ख्याल है कि 12-13 अरब डॉलर जो कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे मौजूद थे उनको मिला लें। दूसरी बात यह कि जब इमरान खान की हुकूमत गई थी तो 16-17 अरब डॉलर के रिजर्व्स पाकिस्तान के पास हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का 1 या 2 अप्रैल का ट्वीट है। सही, आप उठा लें, आप सर्च कर लें, आपको ये फिगर मिल जाएगा। अच्छा, एक तो इन्होंने ये कहानी सुनाई, फिर कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत में 2 अरब डॉलर्स रह गई थी बात, अब उस 2 अरब डॉलर से दोबारा 11 अरब पर ले जाना, ये 11 महीनों की हुकूमत ने किया और इस नई हुकूमत को दिए हैं। अब ये जो आप कहानी सुना रहे हैं कि आप लेकर गए हैं, ना ये एक्सपोर्ट्स के पैसे हैं, ना ये यानी कि आपके को बरामदात से पैसे आए हैं, ना एक्सपोर्ट ऑफ IT सर्विस से आए हैं, ना ये रेमिटेंस से आए हैं, ये प्योरली आपको कर्जा मिला है। तरले मेहनत वाले जो हम अपने बिजली के बिलों में इजाफे की सूरत में
पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगकर अपने पेट्रोल की जो कीमत जिस पे हम इस वक्त परचेज कर रहे हैं ये हम अदा कर रहे हैं। सही। इसमें आपका कोई कारनामा नहीं है, आपने सिर्फ पॉलिसी डिसीजन लिया, कर्ज ले लिया, भुगतना हमने। यू हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट। और ये बड़े आराम से ही गेट्स अवे विद ऑल दीज फिगर्स। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है वो सवाल अब आगे चलता है इंटरव्यू, अब वो मामला आ रहा है। उनसे पूछते हैं कि आपकी तहरीक-ए-एतमाद से इमरान खान को फ़ायदा हुआ? वो उस वक्त उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ कहाँ था, उसके बाद कहाँ चला गया? कहते हैं हमारी सियासी गलतियों की वजह से हुआ। हम कह रहे थे कि इलेक्शन की तरफ जाओ और तहरीक की कुव्वत से जाओ, लेकिन हम पार्लियामेंट की तरफ आ गए, तो फिर हमारी मजबूरियाँ मुख्तलिफ हो गई। अब हम इलेक्शन नहीं करवा सकते थे, हमने मुद्दत पूरी करनी थी। जब मुद्दत पूरी करनी थी तो मैंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मुल्क उस सूरत हाल पर पहुँच चुका है कि अगर आपने मुद्दत पूरी करने वाली हुकूमत संभाली तो क्योंकि मईशत कमज़ोर हो चुकी है तो हम मुल्क को नहीं उठा सकेंगे। तो जब मुल्क नीचे जाएगा तो इमरान खान का ग्राफ ऊपर जाएगा, और फिर वही हुआ। ये कहा फजलुर रहमान साहब। ये तो सच का 16वां में यही तो हुए। हाँ, इसके ऊपर जो है वो सवाल करते हैं हामिद मीर की एक मीटिंग हुई थी। जनरल बाजवा साहब ने आपके तमाम साथियों को बुलाया था और कहा था कि इमरान खान बग़ैर किसी शर्त के इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं, और नहीं सॉरी कि आप अदम एतमाद वापस ले लें और इमरान खान इलेक्शन का ऐलान कर देगा। तो आप सब ने ये इस तजवीज़ को मुस्तरद क्यों कर दिया? उस पर मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि देखें, इमरान खान के साथ किसी किस्म की सौदाबाजी के हम खिलाफ थे। हमने कहा कि इमरान खान बग़ैर किसी शर्त के इस्तीफ़ा दे, अदम एतमाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, असम्बली टूट जाएगी। यानी ये सब अनाओं की गेम चल रही थी जिसका आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं। सही। तमाम पॉलिटिशियंस बिल्कुल 22-24 लोग जो हैं वो आपस में लड़ाई लड़ रहे थे, इक़्तिदार की रस्साकशी जारी थी, और 22-24 करोड़ अवाम को जो है वो इन्होंने अपनी सियासी लड़ाई का यरगमाल बनाया। आगे हामिद मीर साहब सवाल करते हैं कि इसका मतलब जनरल बाजवा इमरान खान की मदद कर रहे थे? इस पे हम इस पे मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि देखें, जनरल बाजवा हमारे आर्मी चीफ़ रहे हैं। हमें जहां उनसे इख्तलाफ राय था, हमने उनकी मजालिस में उनके साथ भरपूर इख्तलाफ राय किया, लेकिन बतौर आर्मी चीफ़ और इदारे के सरबराह के तौर पर उनके ख़िलाफ़ बयानबाजी से गुरेज़ किया। मैं मुनासिब नहीं समझता कि कल वो आर्मी चीफ़ था तो मैं उसके ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा था, अब गिर गया है तो करूं। ये अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने जब इदराक किया कि सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी अदम इस्तेहकाम, फिर फ़ौज के दरमियान, इदारे के दरमियान जब इस हद तक उनको इदराक हो गया तो उन्होंने सोचा, किसने? आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने, कि अब इस आदमी को नहीं होना चाहिए। डिसाइडेड कि जनरल बाजवा डिसाइडेड, उन्होंने सोचा, ही थॉट कि वट एवर द सर्कमस्टेंसेस में बी, मुल्क के आर्मी चीफ ने ये सोचा कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है, उसको नहीं होना चाहिए, अब इस आदमी को नहीं होना चाहिए। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमा रहे हैं, मैं नहीं फरमा रहा। वो कहते हैं कि तो हमने उसको वेलकम किया। बिस्मिल्लाह जी। तो मिल के हटाते हैं। वो जो मजालिस का तज़किरा कर रहे हैं कि जहाँ पर इख्तलाफ राय था, मीटिंग्स हो रही थी, इख्तलाफ राय था, आप उसका इजहार करते थे, ये मौलाना फजल रहमान उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर ये बता रहे हैं कि जनाब उनको जब ये लगा कि इदारे के दरमियान भी बड़ी लाइकिंग है और ये क्या हो रहा है और फलाना हो रहा है और इदारा तकसीम है, कुछ लोग, यानी उनका यही इशारा है ना कि कुछ लोग पीडीएम और इनके लोगों के हामी थे और कुछ उनके हामी थे, तो उनकी आपस की लड़ाई थी, तो उन्होंने आर्मी चीफ ने डिसाइड किया कि अब इस आदमी को, यानी कि इमरान खान को नहीं होना चाहिए। सही। तो दिस टेल्स यू, अब ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत सारे मौजूद हैं आपके सामने जो ओपिनियंस हैं, और कुछ लोगों ने अपने तौर पर इसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग की है, कुछ ने ताने बाने जोड़े। बहरहाल ये मौलाना फजल रहमान क्योंकि इन मुलाकातों का हिस्सा थे, पीडीएम के सरबराह थे, करता धरता थे, तमाम मुलाकातों में शामिल थे, तो उनकी जानिब से कहा जाना। बहरहाल कमिंग बैक टू द एंड टू क्लोज द लास्ट टॉपिक, आई थिंक कि दिस इज़ वेरी सीरियस। सदर मुमलिकत को अब ज़रा सोचना चाहिए बैठ के कि उन्होंने किया क्या है, और कसर रह गई थी पहले इस और मुझे इस बात के ऊपर भी कोई अचंभा नहीं होगा, मुझे इसके ऊपर कोई हैरत नहीं होगी कि कल को यही पीडीएम वाले
या कोई भी शख्स सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ आइन के तहत इंतखाबात की तारीख़ 48(5) के तहत ना देने पर सुप्रीम कोर्ट चला जाए कि इन्होंने आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की है और इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाए। सही। जो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, जाहिर है कि सिविलियंस के लिए तो बड़ा आसान है ना कि आप किसी के ऊपर भी लगा दें, मुतालबा भी कर दें, तो वो कोई भी जाएगा सदर मुमलिकत का। लेकिन सदर को इस्तिस्ना भी होता है, ये भी आपको पता है कि एक जो इस्तिस्ना है। लेकिन बहरहाल इस मामले को उठा दिया जाएगा। नून लीग ने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू कर दी हैं कि सदर मुमलिकत जो है वो अबूरी सदर अपना बोरिया बिस्तर उठाएँ और पीटीआई सेक्रेटेरिएट या पीटीआई के दफ्तर में मुंतकिल हो जाए। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आप कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।